Now let's come to the next part, that is part 8. If the customer is prepared to pay a higher price for X3, how much should the price be increased so that the company's profits remains unchanged? अब देखो जो मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है, उसके अंदर हम X3 तो प्रोड्यूस कर नहीं रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द कस्टमर इज प्रिपेयर टू पे अ हायर प्राइस फॉर X3 देन हाउ मच एक्स्ट्रा शुड आई चार्ज सो दैट जो मेरा कंपनी का प्रॉफिट है वो अनचेंज रहे। अभी प्रेजेंटली जो मेरा कंपनी का प्रॉफिट है दैट इज 2200 बाय 3 रुपीज। अगर दिस इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, अगर इस ऑप्टिमल सॉल्यूशन से आगे बढ़कर मैं कुछ और प्रोड्यूस करूंगी तो मेरा ये प्रॉफिट कम हो जाएगा विच आई डोंट वांट। सो उसके लिए मेरे को कस्टमर से कुछ ज्यादा प्राइस X3 का चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। तब इसके लिए व्हाट यू नीड टू डू इज X3 वाला कॉलम के अंदर यू नीड टू सी द CJ माइनस ZJ वैल्यू। In X3 column, you need to see the CJ minus ZJ value, ठीक है। इस -8/3 का मतलब क्या है कि अगर मैं X3 की एक और यूनिट प्रोड्यूस करूंगी तो मुझे 8/3 का लॉस हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर एक और यूनिट मैंने X3 की, यहाँ पे देखो X3 की 0 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही हूं मैं, अगर मैंने यहाँ पे X3 की एक यूनिट प्रोड्यूस करना चाही तो ये जो मेरा प्रॉफिट है ये 8/3 रुपीज से जो है कम हो जाएगा, ये दर्शाता है, ठीक है। और अगर मैं चाहती हूँ कि जो मेरा प्रॉफिट है वो 2200/3 ही रहे तो मुझे अपने कस्टमर से 8/3 रुपीज जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर मैं उससे 8/3 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज करूंगी तो मेरे को 8/3 का प्रॉफिट यहाँ पे आएगा, है ना, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, सिंपल। तो द अगर हमें हाउ मच शुड द प्राइस बी इंक्रीज, सो द प्राइस शुड बी इंक्रीज बाय 8/3 रुपीज, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। द प्राइस should be increased by ₹8/3, और इसको अगर डेसिमल्स में कन्वर्ट करना चाहो तो इट विल बी 2.6 रुपीज, ठीक है। दिस इज हाउ यू सी। सिंपली आपने क्या करना है, जिस भी चीज का हायर प्राइस चार्ज करने की वो बात कर रहा है, यहाँ पे वो X3 के बारे में पूछ रहा है, तो X3 के कॉलम के अंदर CJ माइनस ZJ वाली वैल्यू देखो, इतने रुपए से आपको ज्यादा उससे चार्ज करना है, ठीक है। तो यू नीड टू चार्ज extra ₹8/3 or ₹2.6 from your customer so that your profit remains unchanged. I hope this is clear to everyone. अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। I'll try to solve all your queries. Now let's come to the next part, that is the ninth part, that is asking you to write down the objective function, ठीक है। तो यहाँ पे कर देती हूँ मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्स जेड। अब देखो ये जो 10, 6 और 4 है दीज आर दी कोफिशिएंट्स, वहीं से मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा 10x1 6x2 प्लस 4x3, ये बन गया मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन इस प्रॉब्लम का, ठीक है ना। अब आ जाते हैं उस डिस्कशन पे जो हम कर रहे थे। ये कैसे पता करें कि ये जो टेबल है ये मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है या ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। देखो इसके अंदर ना कई सारे तरीके हैं। पहला तो ये
कि ये जितने भी वेरिएबल्स हमें यहाँ पे गिवन है, इसमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अंदर आपको एक आर्टिफिशियल वेरिएबल का, एटलीस्ट एक आर्टिफिशियल वेरिएबल का कॉलम होगा। अगर इन वेरिएबल्स के अंदर कहीं पे भी आर्टिफिशियल वेरिएबल है, तो मतलब क्वेश्चन क्या है, मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन। ठीक है। या फिर ऊपर ये जो लाइन लिखी हुई है यहाँ पे वो बताएंगे कि इस टेबल के अंदर सरप्लस वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो अगर सरप्लस वेरिएबल लिखा गया तो भी मतलब वो मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन। अगर एक आर्टिफिशियल वेरिएबल का एटलीस्ट कॉलम एक तो होगा ही होगा। तो अगर कहीं भी वेरिएबल्स के अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल का कोई भी कॉलम मिल गया, तो समझ जाना कि ये मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है। ठीक है। एंड एज पर योर सिलेबस और एज पर गोइंग बाय योर बुक, मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन नहीं आता है, मैक्सिमाइजेशन का ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बट यू शुड नो हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ simplex table of a minimization question or it is a table of a maximization question. So this is how you identify. You check all the variables, कहीं पे भी artificial variable present है तो मतलब question है minimization का। ठीक है। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे। ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हो चुका है, इसके अंदर मैंने एक और पार्ट बनाया था, दैट इज द 10th पार्ट, जो कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, if S1 is slack in machine A, S2 is slack in machine B and S3 is slack in machine C, which of the machine is being used to full capacity when producing according to the solution। अब ये आपने कैसे पता करना है, ये यहाँ पे देख लीजिए। S1 represents machine A, S2 represents machine B and S3 represents machine C। यहाँ पे जो भी स्लैक वेरिएबल प्रेजेंट है, यहाँ पे है S3 प्रेजेंट। जो भी स्लैक वेरिएबल यहाँ पे प्रेजेंट है मतलब क्या है, वो अनयूटिलाइज है। इसके अलावा जो भी है रिसोर्सेज, वो सारे के सारे फुली यूटिलाइज है। ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ दीज मशीन्स इज बीइंग यूज्ड टू फुल कैपेसिटी। तो मैं क्या बोलूंगी कि मशीन ए एंड मशीन बी are being used to full capacity. Machine A and machine B are being used to full capacity। ठीक है। दिस इज हाउ यू नीड टू चेक। आपने बेसिक वाले कॉलम के अंदर देखना है कौन सा स्लैक वेरिएबल प्रेजेंट है। S3C का मतलब क्या है कि ये मशीन C जो है ये अनयूटिलाइज है, इट इज नॉट फुली यूटिलाइज्ड। इसके अलावा जो भी दो मशीन बची है वो फुली यूटिलाइज है। और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यू नीड टू रीड इट वेरी केयरफुली। क्वेश्चन में हो सकता है ये भी लिखा हो, विच ऑफ द मशीन्स इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड टू फुल कैपेसिटी। ठीक है, तो ये आपने देखना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके अलावा इस क्वेश्चन के एक दो और पार्ट है जो कि वील डू इट लेटर।